हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री करणी क्लासेज। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सभी एग्जांपल्स कंप्लीट किए। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, आपको सामने एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसका नाम ABCD है, और नीचे ये 1 2 3 4 ये सभी इनका हमको समांतर चतुर्भुज की परिभाषा और इसके गुण का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो इसमें लिखा हुआ है पहले वाले में AD बराबर। अब समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के अकॉर्डिंग समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख होती है। तो यहाँ पे AD क्या है? AD ये AD एक भुजा है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? BC। अब यहाँ पे बोला AD बराबर, तो AD बराबर किसके होगा? अब समांतर चतुर्भुज के गुण के अकॉर्डिंग कि उसके सामने आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो इसमें AD के बराबर हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा? BC। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा BC। ठीक है, तो अब हम चाहें तो नीचे इसको ऐसे एक एक करके सॉल्व करके लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे लिखना क्या है। AD बराबर BC ये तो होता है, लेकिन ये क्यों होता है ये भी इसके पीछे लिखना ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता रहे कि AD बराबर क्या होगा? BC। क्यों हुआ? क्योंकि इसकी समूह भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समूह भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये इसको ऐसे मिटा के बराबर होती हैं, ये है ऐसे मिटा के। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एंगल DCB बराबर है। मतलब हमको बराबर बताना है कि एंगल DCB किसके बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज में एंगल वाला जो गुणधर्म था वो क्या था कि उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल का मतलब वही कोण, एंगल DCB। अब इसमें बीच में कौन सा कोण आ रहा है? C। तो इसका मतलब एंगल C का सम्मुख कोण, हमें सम्मुख कोण वाला ही गुणधर्म था, इसमें एक आसन कोण वाला भी था, लेकिन आसन कोण वाला गुणधर्म अलग था, उसमें योग करना पड़ रहा था। तो सम्मुख कोण एंगल C, पहले तो देखते हैं ये किस एंगल की बात हो रही है। एंगल DCB, मतलब ये बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, और दूसरा इसके जस्ट सामने हम अगर ये बराबर पूछ रहा है कि C किसके बराबर है, तो C किसके बराबर है? इसके जस्ट सामने कौन सा एंगल है? ये वाला। कौन सा है? A वाला। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं इसके आगे एंगल DAB। ठीक, क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का एक गुणधर्म ये भी है कि उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम इसके आगे इसको लिख सकते हैं कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको थोड़ा ऊपर करके यहाँ लिख सकते हैं एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB। क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके आगे लिख सकते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। दूसरा वाला कह रहा है कि OC बराबर, यहाँ पे OC क्या है पहले तो ये देखो। OC ये इसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? इसकी। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज में ये विकर्ण में आ गया। OC का आधा पार्ट है, मतलब AC का आधा पार्ट है, तो ये विकर्ण AC है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के लिए क्या था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो O पे प्रतिच्छेदित हो रहा है, तो OC एक विकर्ण का आधा भाग है, तो इसके बराबर दूसरा आधा भाग कौन सा होगा? उसी विकर्ण का उसके सामने वाला, तो ये वाला AO क्या हो जाएगा? AO। AO इसका आधा पार्ट है, तो इसका मतलब OC बराबर किसके है? AO के, या फिर OA लिख सकते हो आप, OA।
तो हम इसको भी लिख सकते हैं। इसके नीचे तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, ओ सी बराबर किसके है, ओ ए के। क्यों है, क्योंकि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक, अब चौथा क्या कह रहा है, एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल डी सी डी ए। अब डी ए बी डी सी डी ए ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसके आगे एम क्या है। एम का मतलब होता है इसका मेजरमेंट, मतलब हमको एंगल डी ए बी की माप प्लस उसमें प्लस करना है क्या, एंगल सी डी ए की माप को, फिर बताना है कि क्या आंसर आएगा। सबसे पहले तो हम देखें कि ये एंगल डी ए बी और एंगल सी डी ए है क्या। एंगल डी ए बी मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है, एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए, इसका मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक। अब हमें यहाँ दे रखा है एंगल ए और डी की बात हो रही है, इन दोनों का मेजरमेंट को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अब देखो, इसके समांतर चतुर्भुज के कोण को लेकर एक गुणधर्म और था, आसन्न कोण वाला। इसके पास का कोण है, जस्ट आसन्न है इसके ये पास में, कि आसन्न कोणों का योग हम करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 180 डिग्री। आसन्न कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने पर आंसर आएगा 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री, ये 8 है, इसको 180 डिग्री, ठीक। क्यों है इसका, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आसन्न कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके नीचे, इसको नीचे करके यहाँ फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। क्या था हमारा फोर्थ वाला पॉइंट, एम एंगल डी ए बी लिखो यहाँ पे, स्मॉल एम एंगल डी ए बी, ठीक, प्लस स्मॉल एम एंगल सी ए डी, ये एंगल था, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा था हमारा, 180 डिग्री। क्यों आ रहा था, क्योंकि आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब वही, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, संपूरक होते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये देखिए, हमें समांतर चतुर्भुज की सभी परिभाषा का और गुण का प्रयोग करके हमने चारों क्वेश्चनों का आंसर दिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें लिखा है निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। मतलब हमें कुछ एंगल दे रखे हैं, कुछ नहीं दे रखे हैं। अब हमें जिनके जो अज्ञात हैं उनकी हमें वैल्यू निकालनी है कि क्या क्या वैल्यू इनकी आएगी। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा पता चल रहा है। पहले वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, ये बी वाला हमें दे रखा है 100 डिग्री। तो हम समांतर चतुर्भुज का हमारा अब सबको याद हो गया होगा कि एक सम्मुख कोण वाला कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बी के जस्ट सामने क्या है, डी जो वाई है, तो इसकी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। और अब जेड की वैल्यू हम वाई को जेड को या फिर इसको बी को जेड को ऐड करके या फिर इन दोनों को ऐड करके या फिर इन दोनों को ऐड करके 180 के बराबर रख के निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे के आसन्न कोण है और आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है। तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे, किसी भी एक को लेके जोड़े को लेके हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जैसे एक की आ जाएगी एक्स की या जेड की, तो ये एक्स और जेड एक दूसरे के संपूरक हैं, तो उस अकॉर्डिंग उसकी भी आ जाएगी। तो हम सबसे पहले तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, पहले वाला क्वेश्चन हम करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है कि एंगल बी इज इक्वल टू 180 है, दिया है। ये किसके बराबर हो जाएगा,
एंगल डी या वाई के बराबर, क्योंकि डी को वाई दे रखा, वाई के बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ठीक है, और सम्मुख कोण हमें पता है समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। ओके, दूसरा आ रहा है हमारा एक्स और जेड। एक्स और जेड के लिए हम वाई और जेड को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वाई हमारा 100 आया है, वाई 100 आया है। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन ऊपर ही देखो, अभी लिखा है मैंने बी बराबर 100 बराबर वाई, ये भी वाई के बराबर होगा क्योंकि सम्मुख कोण है। तो वाई 100 आया तो जेड को कैसे निकालेंगे हम, जेड को निकालेंगे हम वाई प्लस जेड बराबर 180। क्यों है, क्योंकि ये आसन्न कोण है। क्या है, आसन्न कोण है। और आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं एक दूसरे के, आसन्न कोण है जो भी है। ठीक, अब इन दोनों को हम पता है हमें वाई कितना आया हमारा 100 डिग्री, तो हम इसकी जगह 100 लिख सकते हैं। 100 प्लस जेड इज इक्वल टू 100 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, 80 डिग्री। ठीक है, जेड बराबर 80। ओके, अब जेड की वैल्यू 80 आ गई, इधर 100 के बराबर वाई, तो वाई हो गया 100। इन दोनों इन दोनों को आसन के उसमें रख के 180 के बराबर रख के हमने निकाला ये आई है 80, ये 80 आई है, तो इसके जस्ट सम्मुख क्या है एक्स, तो एक्स भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक्स बराबर जेड। क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। यहाँ लिख देंगे हम एक्स इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, लिख सकते हैं सम्मुख कोण है, सम्मुख है ये। इसको वापस से सही से लिखा, सम्मुख कोण है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इस वाले का सेकंड वाले का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड वाले का सेकंड देखिए। सेकंड वाले के सेकंड में क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है। यहाँ पे ये जो जेड है, ये जेड अंदर ना होके बाहर की तरफ है, यहाँ पे है ये जेड क्वेश्चन में हमारी बुक में। ठीक है, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, इसको हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इस समांतर चतुर्भुज के अंदर के एक्स और वाई निकालते हैं। एक्स और वाई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम हमारे समांतर चतुर्भुज का जो गुणधर्म है आसन्न कोण वाला यहाँ पे लगेगा। देखो, चाहो तो आप ये वाला एक साथ जोड़ के 180 के बराबर रख लो, चाहो ये वाला और ये वाला एक साथ रख के देख लो। तो हम एक्स और या एक्स का रखते हैं हम, एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे आगे नीचे सेकंड वाले में, नीचे थोड़ा इसको नीचे करते हैं, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा आएगा x प्लस 50 डिग्री बराबर 180। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा ये 180 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये आसन्न कोण है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं आसन्न कोण के गुणधर्म से, आसन्न कोण है। ठीक, अब हम इसको x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x को हम यही रहने देंगे। ठीक है, और 50 को उधर ले जाएंगे, वही पक्षांतरण वाला रूल, 180 माइनस 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा हमारा 130 डिग्री। ठीक है, जैसे ही x की वैल्यू हमें पता चल गई, तो x का सम्मुख क्या है हमारे क्वेश्चन में, देखते हैं हम x का सम्मुख क्या है। x का सम्मुख है y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 130, x के बराबर ही आ जाएगी ना, x का सम्मुख है इसलिए, तो x और y दोनों बराबर है। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर 22 डिग्री, x बराबर y बराबर में 130। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के सम्मुख है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सम्मुख कोण, सम्मुख कोण।
ओके, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसका जेड वाला पार्ट है वो कैसे निकालेंगे, इसको पहले देखते हैं ऊपर किस तरीके से जेड जेड हमारा दे रखा है बाहर की तरफ, ये मिटा दिया मैंने, ये जेड यहाँ पे था। ठीक, क्वेश्चन हमारा ये जेड इधर नहीं है, इधर था। अब देखो यहाँ पर नया चीज़ सीखोगे आप कभी, जैसे ये दो समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर रेखाएं होती है, इसमें अगर कोई त्रियक रेखा काट रही होती है, ठीक है, तो त्रियक रेखा काट रही होती है तो हम जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं इनको, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, अब इसको हम जैसे मैं आपको इसमें बताती हूँ कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये जो हमारा दे रखा है, इसमें ये वाली समांतर भुजा है और ये वाली भी समांतर भुजा है, और इसमें ये हमारा है जो एक त्रियक रेखा है इधर, ये वाली। ठीक है, तो ये y और z एक दूसरे के अंतः एकांतर हो जाएंगे ना, तो y के बराबर z हो जाएगा। ठीक है, तो y कितना है 130, तो z भी कितना आ जाएगा 130। क्यों? क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इधर, ये सेकंड वाले में इधर लिख सकते हैं y बराबर z होगा, y इसको मिटा के y बराबर z बराबर 130 क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर। इसको यहाँ से मिटा के दूसरी साइड लिखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अंतः एकांतर कोण है। ठीक, अब अंतः एकांतर कोण क्या होता है ये मैंने आपको बताया। अंतः एकांतर कोण मैंने अब आपको जस्ट बताया क्या होता है। यहाँ पे आप समझने के लिए इधर स्टूडेंट्स मैं जो भी आपको लिखवाती हूँ वो एक कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि आपको फिर कभी पढ़ना हो तो अपनी कॉपी से पढ़ें। तो ये वाला और ये वाला ये एकांतर कोण है, ये हमारा दो समांतर रेखाएं होती है, और उनको अगर कोई त्रियक रेखा काट रही होती है तो अपोजिट साइड में जो बन रहे होते हैं अंदर के कोण, उनको अंतः एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये हमारा रफ वर्क है। अब हमारा सेकंड वाला जो है ये हमें पता चल गया, सेकंड वाले के तीनों x y z हमें पता चल गए। अब हम बता रहे हैं, अब हम करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में हमारा क्या है, ये इसको क्वेश्चन को ऐसे ही रहने देते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, इसमें आप विकर्ण दे दिए, और हमें अब देखो इसमें भी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ये वाला एंगल दे रखा है, अब ये एंगल अब यहाँ माप तो नहीं दे रखी, लेकिन इस तरीके से कोई सीधी नाप देते हैं तो ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री का है। ठीक, ये 90 डिग्री का है तो x भी 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो x भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब x हमें 90 डिग्री का मिल गया, यहाँ पे हमें 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये देखो ये x 90 डिग्री मिला, ये 30 दे रखा है, ये y हमें पता चल जाएगा। क्यों पता, कैसे पता चलेगा? त्रिभुज के गुणधर्म से। देखो ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, अब त्रिभुज का हमारा यहाँ पे त्रिभुज का गुणधर्म हमें यूज करना पड़ेगा। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब दो कोण हमें दे रखे हैं, तो तीसरा कोण हम निकाल लेंगे 180 डिग्री के बराबर रख के। ठीक है, y का भी हमें पता चल गया, x का पता चल गया, y का पता चल गया। अब हमें निकालना है z का। अब z का कैसे निकालेंगे? इसके लिए देखो इसको एक बार मिटा के फिर वापस से दूसरा गुणधर्म हम निकालते हैं। z का हम कुछ ऐसे निकाल सकते हैं, वही एकांतर वाले से। देखो ये वाली एक सीधी रेखा जा रही है समांतर, ये वाली भी समांतर जा रही है, इसको काटने वाली त्रियक रेखा कौन सी है? ये वाली। ठीक है, ये वाली इसको काटने वाली त्रियक रेखा है ये। ठीक है, अब
दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो उनके अंतः एकांतर देखो कैसे बने। अंतः एकांतर देखो, ये समांतर, ये तिर्यक रेखा, ये वाला एकांतर और इसके जस्ट अपोजिट में ये एकांतर। इस तरीके से जो जैसे हमने सेकंड वाले में करा था ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा। तो वाई और जेड दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका मान। पहले तो हम इनको सबको यहाँ से इरेज करके लिखते हैं, इनको सबको इरेज कर देते हैं, फिर नीचे जाके इनके बारे में लिखते हैं। नीचे चलते हैं, क्या है हमारा x निकालना है हमें। x बराबर सीधे हम 90 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि इसके x का जो सम्मुख कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो हम x बराबर 90 सीधा सीधा लिख सकते हैं। x बराबर 90 डिग्री सीधा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो सम्मुख कोण है वो इसके बराबर ही है, 90 डिग्री के। सम्मुख कोण बराबर होता है, यहाँ लिख सकते हैं हम, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए x = 90 डिग्री हो गया। अब x की वैल्यू तो हमें पता पड़ गई। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा y निकाल लेंगे। अब x 90 डिग्री है और एक एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री, तो y हमें निकाल लेंगे त्रिभुज के गुणधर्म से। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे लिखते हैं, नीचे यहाँ लिख सकते हैं हम x + y + 30 = 180। ठीक है, जो भी त्रिभुज हमें दे रखा है, आप चाहो तो उसको नाम दे सकते हो इस त्रिभुज को, और हमारी बुक में कोई नाम नहीं दे रखा था इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे त्रिभुज के गुणधर्म से, त्रिभुज के कोणों का गुणधर्म, त्रिभुज बन रहा है, या फिर आप लिखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग लिख के छोड़ देते हैं। हमें पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू जस्ट हमने निकाली है यहाँ पे, तो ऊपर ये देखो ये निकालिए ना, यहाँ पे जस्ट थर्ड में शुरुआत में ही हमने x बराबर 90 डिग्री लिखा, तो यहाँ पे हम 90 लिखेंगे। y हमें निकालना है, +30 हमारे पास दे ही रखा है, बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, 90 और 30 ऐड करने पर कितने आएंगे, 120। कितने आएंगे, 120। तो 120 + y = 180। ठीक है, तो 120 + y = 180, तो y की वैल्यू निकालनी है हमें। तो y को यहीं रहने देते हैं, y को यहीं रहने दिया और 120 को इधर ले गए, 180 - 120। अब कितने बचेंगे, y = 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू भी हमें पता पड़ गई, कितनी आई है, 60। तो हम इसको यहाँ पे इसको एक बॉक्स में बंद करके लिख सकते हैं। हमें x की वैल्यू भी पता पड़ गई, y की वैल्यू भी पता पड़ गई। अब बचा क्या हमारे पास में, ओनली z बचा है। तो z हम किस नियम से निकालेंगे, वही अंतः एकांतर कोण से। ठीक है ना, अंतः एकांतर कोण से हम इसको निकालेंगे। देखो ये z हमारा इस तरीके से, ये मैं आपको एक बार वापस क्वेश्चन दिखा देती हूँ। इससे ये देखो अंतः एकांतर से निकालेंगे, ये सीधा समांतर रेखा, इधर ये भी समांतर रेखा, बीच में से ये जो जा रही है इसको तिर्यक रेखा है, और ये वाला अपोजिट साइड में बन रहा है, और अपोजिट साइड वालों को कहते हैं अंतः एकांतर, इसीलिए ये बराबर हो जाता है, अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो हम इसको लिख देते हैं हमारी लैंग्वेज में। चलते हैं नीचे, एक सेकेंड, मैंने थोड़ी गलती कर दी, इसी में कर रही हूँ, मुझे दूसरी स्लाइड ले लेनी चाहिए थी। खैर इसको तो पूरा करते हैं, फिर हम दूसरी स्लाइड में चलते हैं। क्या है हमारा, अभी करा ना हमने y = तो y बराबर z हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं y बराबर z बराबर 60 डिग्री। क्यों, अंतः एकांतर कोण गुणधर्म से, अंतः एकांतर
अंतः एकांतर गुणधर्म से, कोण गुणधर्म से, कोण अंतः एकांतर कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर है। ठीक, ये हमारा सेकंड का थर्ड भी कंप्लीट हुआ। ओके, अब चलते हैं हम सेकंड के फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा आ रहा है इस तरीके से। हमें 80 डिग्री दे रखा है, तो अब 80 से आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा, 80 से तो y हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक, और x हो जाएगा 100 डिग्री। क्यों हो जाएगा, आसन्न कोण के गुणधर्म से 80 x प्लस 80 बराबर 180 होगा ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आसन्न हैं। और वही z हमें फिर वापस वैसे उसी तरीके से निकल जाएगा। कैसे, अंतः एकांतर से निकाल लो, या फिर और भी रूल है, पर अभी आपने अंतः एकांतर पढ़ा है, उससे आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। कैसे, ये वाली एक समांतर रेखा है, ये वाली भी एक समांतर रेखा है, बीच में से ये जो जा रही है वो एक तिर्यक रेखा जा रही है, और जो ये होगा जो y के बराबर होगा, y हमारा क्या आ रहा है, y आ रहा हमारा 80 डिग्री, तो z भी हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो, तो इसको मैंने दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ इसके लिए आपको सामने। पहले इसको इरेज कर दूँ ताकि साफ हमारा क्वेश्चन रहे। दूसरी स्लाइड हम इसके लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से, एक समांतर चतुर्भुज था, ठीक, ये हमारा समांतर चतुर्भुज था ये फोर्थ वाले क्वेश्चन में, और ये वाला एंगल हमें दे रखा था 80 डिग्री। ये हमारा x है और ये हमारा y है, और ये हमें z, x y और z हमें निकालना है। अब ये सिर्फ समझाने के लिए, तो इसको हम यहाँ फोर्थ डाल के हम यहाँ लिख सकते हैं कि x और y और किसके बराबर होगा, y बराबर 80 डिग्री हो जाएगा डायरेक्ट। क्यों होगा, सम्मुख कोण, क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण की वजह से। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, रुको, इसको यहाँ से पूरे को मिटाते हैं, फिर सही से लिखते हैं। दोबारा क्वेश्चन दिखा सकते थे मेरे को। यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में हम लिखेंगे y बराबर 80 डिग्री। क्यों होगा y बराबर 80 डिग्री, सम्मुख कोण के गुणधर्म से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सम्मुख कोण, क्या है, सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण की वजह से हो गया। और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 100। क्यों होगा, नहीं, आप निकाल देते हैं, डायरेक्ट लिखने से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। x प्लस 80 बराबर 180, क्यों, आसन्न कोण से। देखो आपको क्वेश्चन बता देती हूँ ताकि आपको वापस से रिकॉल हो जाए। ये देखो, हमने ये जो हमारा क्वेश्चन था ना, हमारा फोर्थ वाला, ये देखो सामने दिख रहा है, ये और ये तो दोनों बराबर है ना, और ये वाले और ये वाले को हमने ऐड कर लिया। चाहो तो आप इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं, दोनों आसन्न कोण है। इन दोनों को ऐड करके देखा तो ये दोनों 180 के बराबर होंगे, क्योंकि आसन्न कोण है ना, तो मैंने यही तो लिखा है। तो ये देखो आसन्न कोण है, तो x की वैल्यू हमें पता पड़ जाएगी। x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80, कितना बचा, x बराबर 100, ठीक, x बराबर 100 हो गया। अब x की वैल्यू हमें पता पड़ गई, हमारे क्वेश्चन में देखो x की भी पता पड़ गई, y की भी पता पड़ गई। अब z की निकालनी है। अब z की मैंने आपको बताया कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये बीच में तिर्यक रेखा जा रही है। अब z किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। क्यों, अंतः एकांतर कोण से। किससे हो जाएगा, अंतः एकांतर कोण से y और z बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक सेकेंड आगे लिख सकते हैं, y बराबर z। अब y की वैल्यू हमारी क्या थी, क्या आई थी, 80 डिग्री। 80 डिग्री आई थी ना y की वैल्यू, क्योंकि वो सम्मुख कोण था कि उसके, जो हमें दे रखा था उस कोण का सम्मुख था। ये देखिए y बराबर 80 था ना, तो z बराबर भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक।
y बराबर 80, z बराबर भी 80। क्यों हो गया? क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है। यहाँ लिख सकते हैं अंतः एकांतर कोण। ठीक, अंतः एकांतर कोण है, इसलिए ये बराबर है। अब ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दे रखा है। अब देखो, फिफ्थ ये समांतर चतुर्भुज है। अब हमें ये वाई तो सीधा सीधा पता चल रहा है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है 112 डिग्री हो जाएगा। अब जेड की वैल्यू निकालनी है। अब बीच में ये दे दिया हमें, एक विकर्ण दे दिया। अब ये 112 है ना। विकर्ण देने से क्या होगा कि एक त्रिभुज में बट गया ये 112 है, ये 40 डिग्री है, तो ये x को हम त्रिभुज के गुणधर्म से निकाल सकते हैं। अब जैसे ही x की वैल्यू हमें पता पड़ जाएगी, x और z बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? देखो, ये समांतर रेखाएं हैं और ये बीच में त्रिज्यक रेखा काट रही है, तो ये x और z अपोजिट साइड में, वही अंतः एकांतर का गुणधर्म यहाँ पे भी लग जाएगा और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या था फिफ्थ क्वेश्चन? हाँ, y बराबर हो जाएगा 112 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक सेकेंड, y बराबर 112 डिग्री हो जाएगा सम्मुख कोण की वजह से। ठीक, फिफ्थ वाले में हम लिखेंगे यहाँ पे y बराबर हो जाएगा हमारा 112 डिग्री। क्यों? सम्मुख कोण है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं हम सम्मुख कोण। ठीक है। अब y बराबर 112 और दूसरा हमें दे रखा है क्या? ये 112 हो गया। दूसरा दे रखा है हमारे 40 डिग्री। 40 डिग्री दे रखा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं y प्लस 40 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? वहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। देखो, मैंने अभी आपको बताया, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन तीनों एंगलों को हम जोड़ देंगे तो वो 180 डिग्री बराबर आता है। ये त्रिभुज का एक गुणधर्म है। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे मिटा के यहाँ लिखेंगे हम x y की वैल्यू हमें पता है 112 डिग्री। 112 प्लस 40 प्लस x बराबर 180। ये 180 है। तो राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही है, प्रैक्टिस करते करते राइटिंग भी अच्छी आ जाएगी। आप बस जैसे जैसे मैं लिखती जाऊँ वैसे वैसे आप भी नोट डाउन करते जाओ, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से आपके खुद के नोट्स बनाओ आप। तो हम 112 और 40 को ऐड करते हैं, कितने आ जाएंगे? 2, 4 and 1, 5 and 1, 152 आ जाएगा। ठीक है, प्लस x बराबर 180। ठीक, यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं त्रिभुज के गुणधर्म से, त्रिभुज के गुणधर्म से, त्रिभुज का कोणों का योग। ये लिखा नहीं हमने, ताकि हमें बता, लिख सकते नहीं, लिखना ही पड़ेगा हमें, एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि हमने इनको ऐड क्यों करा। ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज के गुणधर्म से। एक सेकेंड, त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के, एक मिनट ये मिटा देते हैं, इधर ले देते हैं, त्रिभुज के कोणों का योग हमें पता है कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हमने यहीं रहने दिया, 180 में से माइनस कर दिया किसको, 152 को। कितना बचेगा? सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, 10 में से कैंसिल करेंगे 2 को, तो यहाँ बच जाएगा 8। यहाँ पे 10 इधर से, इधर 10 हो गया था तो इधर 7 हो गया। 7 में से 5 को कैंसिल करा तो 2 बचेगा, 2 बचेगा ना। और 1 में से 1 कैंसिल होगा तो 0 बच जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 28 डिग्री। ठीक है, हुआ। अब हमें पता है कि x, एक सेकेंड, x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे z के बराबर। क्यों होगा? वही अंतः एकांतर वाले से। देखो,
ये x और ये z। अंतःएकांतर का नियम लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ आंसर आ जाएगा x बराबर z। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर z, x बराबर z बराबर वही 28 डिग्री। ठीक, इसके सामने लिख सकते हैं हम अंतःएकांतर, अंतःएकांतर। ओके, अब इस प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन में ये 5 ही पार्ट है। सॉरी मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे, हाँ वही, यहाँ पे भी वही अंतःएकांतर ही लगेगा। इस वाले 5th वाले क्वेश्चन मैंने फोर्थ वाले के लिए बता दिया आपको। ये नहीं, इसके बारे में बात हो रही थी हमारे। इसको अगर मैं मिटा के देखते हैं, मिटा के देखो एक्स आया था हमारे 28 डिग्री। ठीक है, ये एक्स और ये जेड दोनों बराबर होंगे, वही अंतःएकांतर से देखो इस तरीके से बन रहा है, ये अंतःएकांतर बन रहा है। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो अंतःएकांतर की वजह से एक्स और जेड दोनों बराबर होंगे और हमारे 5 क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के कंप्लीट हुए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है। इसमें पूछ रहा है कि नीचे कुछ आपको कंडीशन दे रखे, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको समांतर चतुर्भुज की परिभाषा यूज करते हुए ये बताना है कि नीचे दिए गए कंडीशनों के अकॉर्डिंग कोई समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब देखो, समांतर चतुर्भुज के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की परिभाषा हमें पता होनी चाहिए कि दो भुजाओं का जोड़ा समांतर होता है। ठीक है, और इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसमें आसन्न कोण क्या होता है, 180 डिग्री के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है और सम्मुख कोण इसमें बराबर होता है। ठीक है ना। अब हम देखो, अगर आप पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ, इसमें बोला है कि D + B बराबर 180। अब 180 प्लस 2 एंगलों को ऐड करने पर 180 आता है, पर वो दोनों एंगल क्या होने चाहिए, आसन होने चाहिए। अगर हमारा क्वेश्चन, जैसे ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, अगर हम इसमें AB और DC इस तरीके से लिखें, ABCD, इस तरीके से हम एंगल की चतुर्भुज का नामकरण करें, तो हमारे D और B क्या बनते हैं, आसन बनते हैं, तो 180 होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरीके से डायरेक्ट हम नॉर्मल तरीके से करें ABCD, तो हमारे D और B आसन नहीं बन रहे। तो इसका मतलब हो भी सकता है इस अकॉर्डिंग और इस अकॉर्डिंग नहीं भी हो सकता। तो इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा हमारा, आप इसको मैं मिटाऊँ नहीं तो सही रहेगा, क्योंकि ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, पहले वाले का आंसर फर्स्ट में आंसर आ जाएगा हो भी सकता है, हो भी सकता है। किसके अकॉर्डिंग, ये पहले वाले के अकॉर्डिंग, ये देखो अभी मैंने जो बनाया ना उसके अकॉर्डिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। या कॉमा लगा कर लिख लो ताकि आपको पता रहे, नहीं भी हो सकता। ठीक है, पहले का आंसर हमें पता पड़ गया। सेकंड वाली कंडीशन क्या दे रखी है, ये देखो सेकंड वाली क्वेश्चन हमारे दे रखी है, यहाँ पे एक बार हल लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमारा दे रखा है AB बराबर DC, AB और DC बराबर दे रखा है। अगर हम इसी वाले को लेके चलते हैं तो AB बराबर DC दे रखा है 8 सेंटीमीटर, मतलब आमने सामने की भुजाएं दोनों बराबर दे रखी है। AD बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, लेकिन BC बराबर दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर, जो कि बराबर नहीं है। और जबकि समांतर चतुर्भुज ये कहता है अगर समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो ये दोनों तो इसमें बराबर दे रखी है लेकिन ये बराबर नहीं दे रखी। इसका मतलब यहाँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड वाले में नहीं हो सकता, लिखते हैं इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि सम्मुख भुजा AD
नॉट इक्वल BC। ठीक है, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है इस वाले चिन्ह का, मतलब बराबर का चिन्ह लगा के उसको काट दो, इसका मतलब होता है कि वो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये चतुर्भुज नहीं बन सकता। अब थर्ड वाली कंडीशन हमारी आती है, शायद एंगलों वाली आती है कि एंगल A इज इक्वल टू होता है 70 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू होगा 65 डिग्री। अब एंगल A और C दोनों को लेंगे हम, इस वाले को लेकर देखते हैं हम एंगल A और एंगल C, तो ये तो दोनों सम्मुख कोण हो गए। अब सम्मुख कोण हो गए तो ये दोनों बराबर होने चाहिए ना बराबर। तो और अगर इस वाले से लेते हैं एंगल A और एंगल C, तो इन दोनों का योग अगर 180 डिग्री आ जाएगा तो भी ये चतुर्भुज बन सकता है, और 180 नहीं आया तो नहीं बन सकता। और बराबर तो ये नहीं है, तो इस वाले से तो ये चतुर्भुज नहीं है समांतर। लेकिन इस वाले से देख लेते हैं हम, 70 + 65 को ऐड करेंगे तो हमारे आ जाएगा 135, जो 180 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये चतुर्भुज तो नहीं बन सकता। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ये गुणधर्म लगा देंगे कि सम्मुख कोण A और C बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं थर्ड वाले में नहीं हो सकता। थर्ड वाला हमारा लिख सकते हैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि सम्मुख कोण एंगल A नॉट इक्वल एंगल C। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो। अब ऐसी आकृति तो अगर आपने चतुर्भुजों के प्रकार पढ़े हों तो याद कीजिए पतंग की होती है। देखो पतंग की आकृति हमारी होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होती है हमारी पतंग की, बनने में थोड़ी परेशानी होती है। एक मिनट, पतंग की आकृति हमारी ऐसी होती है, ऐसी होती है ना। ये थोड़ा सही से नहीं बना है लेकिन आप समझ जाओ कि पतंग की आकृति कुछ ऐसी होती है। ठीक है, अब ये पतंग बना, हमारे पतंग में क्या होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होते हैं, लेकिन ये वाले सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज नहीं हो लेकिन सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं लेकिन सारे सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब जैसे ये वाला एंगल भी इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, लेकिन इसमें एक ही जोड़ा ऐसा है जो बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा पतंग। क्या आ जाएगा, पतंग। तो आप पतंग की आकृति यहाँ पे खींच दीजिएगा। मैं वैसे ट्राई करती हूँ लेकिन ये यहाँ पे सही से नहीं बनेगा। ये देखिए इस तरीके की हमारी आकृति होती है, तो इसका हल आ जाएगा पतंग, पतंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाली जो हमारा वीडियो है हम यहीं कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा बन गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारी ये एक्सरसाइज 3-4 वीडियो में जाके कंप्लीट होगी क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और इसमें एक एक पॉइंट बहुत डिटेल से समझाना पड़ता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हो सके तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।